बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारम कोचिंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, प्री पार्टीशन ईरा 1857 से लेकर हम पढ़ रहे हैं, उसको आगे लेके चल रहे हैं। जितने भी इवेंट मेन इवेंट हुए हैं इस इरा के अंदर 1857 से 1947 तक, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। जिसमें हमने पिछले लेक्चर के अंदर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स को डिस्कस किया था, जो 1909 के अंदर मिंटो और मार्ले एक्सेप्ट करवा के आए थे, एक मुसविदा लेके आए थे, तैयार किया था उन्होंने इंडियंस के लिए, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के लिए। उसका हम बैकग्राउंड पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं और मैंने कहा था कि जो उसके फीचर्स हैं, जो उसके करेक्टरिस्टिक थे उस कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो आपका इंडियन कौंसल एक्ट 1909 है, उसके फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स जो थे या उसके करेक्टरिस्टिक, जो उसके करेक्टरिस्टिक्स थे वो डिस्कस करेंगे। 1909 is the landmark act in the Indian constitutional history। उसके आज हम फीचर्स पढ़ रहे हैं या उनको करेक्टरिस्टिक्स का नाम भी देते हैं। तो 1909 से पहले इलेक्शन का कोई कंसेप्ट, सही कंसेप्ट नहीं था, सिर्फ नॉमिनेशन होती थी। लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने इस कंसेप्ट को क्या किया, नॉमिनेशन के कंसेप्ट के साथ साथ इलेक्शन का कंसेप्ट लेके आए। तो बात जो थी, अब 1858 में जो एक्ट आया था और फिर 1861 में एक्ट आया, ठीक है, फिर 1892 में, तो मराद जो है इंडियन पीपल के लिए, इंडियन नेटिव्स के लिए, इंडियन लोकल्स के लिए अब विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर इंक्रीजेस, वो बढ़ रही हैं। अब बात कुछ आगे बढ़ रही है, अब मराद कुछ फैसिलिटीज कुछ ज़्यादा हो रही हैं, मराद कुछ ज़्यादा हो रही हैं। तो इन्हेंसमेंट हुई इस एक्ट के अंदर भी, इन्हेंसमेंट हुई ऑफ इंडियन गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो इंडियन की गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसकी इन्हेंसमेंट कर दी गई और उसकी सीट्स को इंक्रीज करके 60 कर दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और इसकी जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि यहाँ पे इन्हेंसमेंट किया गया, बढ़ाया गया किसको, इंडियन के गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। ठीक है, तो उसकी सीट्स को बढ़ाकर 60 तक ले जाया गया। उसके बाद जो कि जिसकी वजह से ये एक्ट, जिस चीज की वजह से ये एक्ट मशहूर है, जिसकी वजह से ये पहचाना जाता है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, वो थे, वो जो मेन फीचर है इसकी, जो बहुत ही ज्यादा, जिसकी वजह से इसको हम जानते हैं राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, जो मुस्लिम्स के लिए, जिसकी वजह से मुसलमानों ने इसको बहुत ज़्यादा वेलकम किया, बहुत ज़्यादा, मतलब इसके आगे प्रिपरेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स वाज आल्सो ऑर्डर्ड। इसके अंदर इस एक्ट में मुस्लिम्स को राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल की अथॉरिटी को भी एक्सटेंड कर दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो अथॉरिटी थी इसी एक्ट में, अब भी ये था, राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दे दिया गया कि आप क्या करें, आप अपने आप लोगों की जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ही इलेक्शन के अंदर खड़े हों और वो आपस में कंटेस्ट करें और आपके मुस्लिम्स ही मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें, इलेक्ट करें। तो यहाँ तक इससे पहले जो था नॉमिनेशन थी और यहाँ पे अब इलेक्शन का सिस्टम आ गया है। लेकिन अब भी सारी की सारी जो रिप्रेजेंटेटिव आने हैं वो बजरिया इलेक्शन नहीं आते, अब भी नॉमिनेशन यहाँ पे थी। और यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट के बाद भी, 1909 के एक्ट के बाद भी, जो
आपके जो रिप्रेजेंटेटिव आते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉमिनेशन के थ्रू आते थे, और जो कम थे वो इलेक्शन के थ्रू। नॉमिनेशन ब्रिटिश करते थे, और वो इसलिए नॉमिनेशन ज़्यादा थी ताकि वो उन लोगों को चूज़ करें, जो कि उन लोगों को नॉमिनेट करें जो उनकी पॉलिसी के खिलाफ ना जाएं। और हमारी पॉलिसी, ब्रिटिश कहते थे कि हमारी पॉलिसी पर कोई ऐसा असर ना पड़े। ठीक है। उसके बाद एक और करेक्टरिस्टिक्स इस एक्ट की कि राइट टू रेज क्वेश्चन। इसमें इस एक्ट के अंदर राइट दिया गया, इस एक्ट के अंदर राइट दिया गया टू रेज क्वेश्चन, क्वेश्चन रेज करने का, या जो है आपको कह सकते हैं कि आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। इस एक्ट के अंदर आपको एक राइट मिला कि आप मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इख्तियारात हैं जिसके पास, कि उनमें से आप हुकूमत के किसी भी वजीर से, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का है चाहे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का है, तो उससे आप सवाल उसके सामने उठा सकते हैं। और अगर उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आता, नहीं मिलता, तो आप उससे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यही डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर क्वेश्चन आवर्स मौजूद होते हैं। इसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर क्वेश्चन आवर्स होते हैं, और जो अपोजिशन होती है, यही हथियार होता है उसके पास इसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, कि वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछती है, जो उसके एमएनएज, जो एमपीएज हमारे मुल्क के अंदर या डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, जो अपोजिशन होती है, वो उनसे क्वेश्चन पूछती है, और इसी क्वेश्चन आंसर्स की बेस पे वो फिर आवाम में जाती है। और यही एक हथियार है हमारे पास, और ये आज भी है क्वेश्चन आवर्स का। तो उधर यहाँ पे भी 1909 के एक्ट में आपको एक राइट दिया गया कि आप हुकूमत के किसी भी वजीर से आप सवाल रेज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको एक और फीचर दिया गया, यहाँ पे एक और राइट दिया गया, टू मूव रेजोल्यूशन। ठीक है, राइट टू मूव रेजोल्यूशन। आप मूव कर सकते हैं रेजोल्यूशन को। ठीक है। राइट टू मूव रेजोल्यूशन क्या है कि इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द काउंसिल, कोई भी एक इंफिरादी मेंबर है किसी भी काउंसिल का, वाज आल्सो अलाउड, उसको भी इजाजत है टू मूव रेजोल्यूशन, कि वो रेजोल्यूशन को मूव कर सकता है रिलेटेड टू द अल्टरेशन ऑफ टैक्स, टैक्स के खिलाफ, टैक्स की तब्दीली के लिए वो रेजोल्यूशन मूव कर सकता है। कि अगर वो समझता है कि टैक्स बहुत ज़्यादा है, अवाम की कैपेसिटी से ज़्यादा है, अवाम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो उसको अल्टरेशन करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए वो रेजोल्यूशन पेश करता है। अगर वो पास हो भी जाती है, तो उस वक्त 1909 के अंदर ये था कि वो ज़रूरी नहीं थी कि हुकूमत उस पे अमल करे। अब तो इतना है कि उस पे कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन उस वक्त ये ज़रूरी नहीं था कि अगर वो रेज़ोल्यूशन वहाँ पे पास हो जाती तो उसको हुकूमत को मानना पड़ता, ये लाज़मी नहीं था। उसके बाद एक और आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी 1909 की, एनहांसमेंट ऑफ द मेंबर्स इन द प्रोविंशियल काउंसिल, कि उन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनको भी इनहेंस्ड कर दिया, उनको भी बढ़ा दिया। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, एनहांसमेंट ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल। जो आपकी प्रोविंशियल काउंसिल्स थी उनके भी मेंबर्स को उन्होंने क्या किया, बढ़ा दिया। एडिशनल मेंबर इन द प्रोविंशियल काउंसिल, एडिशनल मेंबर डाले गए। ठीक है। इन द प्रोविंसेस यूनिवर्सिटी सिंडिकेट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्रेड यूनियंस, और इसमें जो है आपको उन्होंने एक क्या किया, प्रोविंशियल काउंसिल को बढ़ा दिया, इसमें जो है एडिशनल मेंबर्स कुछ डाल दिए। उसके बाद था कि उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो वोट डालने की जो क्वालिफिकेशन है उसको बड़ा स्ट्रिक्ट रखा गया। इस एक्ट के अंदर 1909 का जो मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स, जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, यहाँ पे जो वोट डालने की जो क्वालिफिकेशन है वो बड़ी स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन थी। उसमें आपके जो यूनिवर्सिटी सिंडिकेट्स हैं, जो आपके लैंडलॉर्ड्स हैं, जो आपके ट्रेड यूनियंस हैं, तो वो सिर्फ वोट डाल सकते थे। बाकी लोग जो थे
वो नहीं डाल सकते थे। जो इसमें जो क्वालिफिकेशन थी वोटर की वो बड़ी स्ट्रिक्ट रखी गई। उसके बाद आपकी और करेक्टरिस्टिक है कि ब्रॉडन पावर्स ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो आपकी आ रही है उसकी पावर को इसने क्या किया, ब्रॉडन कर दिया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो पावर्स थी उसको भी इसने क्या किया, इसने ब्रॉडन कर दिया, बढ़ा दिया। द ब्रिटिश ब्रॉडन द पावर्स ऑफ legislative council, imperial legislative council, and given the powers about बजट के लिए उसको पावर दे दी गई, एंड रेजोल्यूशन रिगार्डिंग द टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशन, और टैक्सों के जो लिए उन्होंने क्या किया, इनको इनकी पावर जो थी टैक्स और बजट के हवाले से जो रूल्स रेगुलेशन थे उनके लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की कुछ ना कुछ पावर्स को बढ़ा दिया गया। तो ये चंद फीचर्स थी 1909 के एक्ट की जो हमने पढ़ ली कि इसमें इसके करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से राइट, कौन कौन सी ये जो पॉलिसी ऑफ रिलैक्सेशन की तरफ आए हैं ब्रिटिश, तो उन्होंने हमें क्या दिया 1909 के एक्ट में। तो यही कुछ उसके फीचर थी। अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बड़ा आया इस एक्ट के ऊपर, इस 1909 के ऊपर इसका जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म, इसकी जो डिफेक्ट्स थे उसको भी सामने लाया गया, और इसकी सिग्निफिकेंस जो अहमियत थी वो भी, जो अहम पॉइंट थे उनको भी सामने लाया गया। उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे कि इस 1909 के ऊपर एक्ट के ऊपर जो क्रिटिसिज्म आया आवाम की तरफ से, जो बाहर बैठे लोगों की तरफ से, तो वो क्या था उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत।